एमएसएमई सेक्टर में टॉप 3 में हरियाणा। जी हां, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अवार्ड ग्रहण किया है। पीएम मोदी ने हरियाणा की तारीफ भी की। तो नए पायलट प्रोजेक्ट में हरियाणा का चयन हुआ है। टॉप परफॉर्मिंग राज्यों में हरियाणा आया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो वाकई हरियाणा के लिए अच्छी खबर। और ये खबर आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अवार्ड ग्रहण किया है हरियाणा टॉप 3 में। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और उस दौरान की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी यहां पर मौजूद रहे। नए पायलट प्रोजेक्ट में हरियाणा का चयन हुआ है, जो कि हरियाणा के लिए एक बेहतर बात है। तो एमएसएमई सेक्टर में हरियाणा के लिए अच्छी खबर। टॉप 3 में हरियाणा का नाम। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अवार्ड ग्रहण किया है। पीएम मोदी ने हरियाणा की तारीफ भी इस दौरान की है। चलो बड़ी खबर में आगे बढ़ेंगे। लंबी जदोजहद के बाद आखिरकार स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल हो ही गए थे, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें बधाई दी है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिनलैंड, स्वीडन और तुर्की को एक अहम समझौते पर साथ आने के लिए बधाई दी है। जो बाइडेन ने कहा कि मैं एक त्रिपक्षीय ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तुर्की, फिनलैंड और स्वीडन को बधाई देता हूं, जो मित्र राष्ट्रों के लिए मैड्रिड शिखर सम्मेलन में नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड और स्वीडन को आमंत्रित करने का मार्ग प्रशस्त करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिनलैंड और स्वीडन के राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस पर आने के लिए आमंत्रित किया। कहा कि वो नाटो में उनकी सदस्यता का पुरजोर समर्थन करेंगे। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दोनों देशों की सदस्यता नाटो के सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करेगी और पूरे ट्रांसअटलांटिक गठबंधन को लाभ पहुंचाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मैं नाटो महासचिव स्टोल्टेनबर्ग, हमारे सहयोगियों और कांग्रेस के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, ताकि सुनिश्चित हो सके कि हमें उन्हें अपने गठबंधन में जल्दी से स्वागत कर सके। वहीं फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो ने कहा कि तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन की नाटो सदस्यता का समर्थन करने के लिए सहमति जता दी है। और श्रीलंका के एक कैदी सुधार गृह से 600 से ज्यादा कैदी भाग निकले। दरअसल कैदियों के 2 गुटों में झगड़ा हुआ और उसके बाद एक पुनर्वास केंद्र से कैदी भाग निकले। श्रीलंका के एक कैदी सुधार केंद्र से करीब 600 से अधिक कैदी भाग निकले। बुधवार को कैदियों के 2 गुटों में झगड़ा हुआ और उसके बाद केंद्रीय श्रीलंका के पोलोर नार्नुआ पुनर्वास केंद्र से कैदी भाग निकले। वहीं श्रीलंका पुलिस के हवाले से ये जानकारी दी गई है। घटना के बाद बताया कि जेल में 1000 कैदी थे। बाकी बचे कैदियों ने पुलिस और सेना को परिसर में घुसने से रोका, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। पुलिस को घटनास्थल पर तैनात किया गया और पुनर्वास केंद्र की घेराबंदी की गई है। इस बीच श्रीलंका में तेल की कमी बढ़ती ही जा रही है और देश 1948 के बाद अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इससे श्रीलंका में खाने, दवाइयां, खाना पकाने की गैस और ईंधन की देश भर में कमी हो गई है। लगभग कंगाल हो चुके देश में गहराते विदेश मुद्रा के संकट के कारण श्रीलंका विदेशी कर्ज चुकाने में देश कामयाब नहीं हो पा रहा। श्रीलंका ने अप्रैल में घोषणा की थी वो करीब 7 बिलियन का अपना विदेशी मुद्रा का कर्ज नहीं चुका पाएगा। श्रीलंका को वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से मिले राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में बीएल संतोष से कृष्णलाल पंवार ने शिष्टाचार भेंट उनकी रही। तो फल भेंट किए गए हैं कृष्णलाल पंवार की ओर से। बीएल संतोष को उनके आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे कृष्णलाल पंवार। मुलाकात के वक्त की तस्वीर। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर ये मुलाकात उनकी रही है शिष्टाचार भेंट के तौर पर। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो हरियाणा से राज्यसभा सांसद बने हैं कृष्णलाल पंवार। इसके बाद मुलाकात लगातार वो कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की। अब पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ ये मुलाकात की गई है। शिष्टाचार भेंट उनकी ओर से की गई है। ये तस्वीरें भी उस दौरान की आप देख सकते हैं। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर ये शिष्टाचार मुलाकात उनकी रही। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से कृष्णलाल पंवार की मुलाकात रही। दिल्ली में बीएल संतोष से कृष्णलाल पंवार ने शिष्टाचार भेंट की। महाराष्ट्र की राजनीति ने एक बार फिर से करवट ले ली है। उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही बुधवार देर रात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपना इस्तीफा सौंप दिया।
शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद बुधवार रात उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उद्धव ने इस्तीफे देने की घोषणा फेसबुक लाइव के जरिए की, जिसके बाद वो खुद गाड़ी चलाकर राजभवन गए और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को इस्तीफा सौंपा। इस दौरान उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट भी गोवा पहुंच गया है और आज वो फ्लोर टेस्ट में भाग लेने के लिए मुंबई पहुंचेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव किया और इस दौरान मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उद्धव ठाकरे ने इस दौरान कहा कि मैं आया भी अनपेक्षित रूप से था और जा भी अनपेक्षित रूप से रहा हूं। मतलब हमेशा के लिए नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा, शिवसेना भवन में फिर जाकर बैठूंगा और अपने सभी लोगों को एकत्रित करूंगा। वहीं बीजेपी इस वक्त सरकार बनाने की कवायद में जुटी है। ताजा जानकारी के मुताबिक आज सुबह 11 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक होगी, जिसमें सरकार बनाने को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। चलिए राजस्थान से बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर में कन्हैया लाल के घर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत। तो कन्हैया लाल के परिवार से मिले अशोक गहलोत। 28 जून को कन्हैया लाल की हत्या की गई थी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो तस्वीर भी हम आपको दिखाने वाले हैं। बड़ी बेदर्दी के साथ कन्हैया लाल की हत्या को अंजाम दिया गया था। 2 शख्स उनकी दुकान पर पहुंचे, कपड़े सिलवाने की बहाने उनकी हत्या को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आपके सामने सीएम गहलोत पहुंचे और उसके बाद बड़ी बेखौफ होकर वीडियो भी बनाया, उसे पोस्ट भी किया गया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी तक को धमकी दे गए। और अब इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ राजस्थान सरकार पर लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं राजस्थान की या फिर बात बीजेपी की जाए तो उनकी ओर से सवाल खड़ा किया जा रहा है। सियासी बयानबाजी भी तेज हो चली है। वहीं दूसरी तरफ आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि सीएम अशोक गहलोत कन्हैया लाल के घर पर पहुंचे हैं, उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। तो उदयपुर की घटना की कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कड़ी निंदा की है। पायलट ने कहा कि मैं इसे आतंकी हमला मानूंगा और सरकार ने भी कहा कि इसे एक तरह से आतंकी हमले की नजर से ही देखना होगा। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है आरोपियों को ऐसी सजा मिले जो उदाहरण बने। उन्होंने कहा पीड़ित परिवार को सारी मदद दी जाएगी और आरोपी पकड़े गए हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से सजा ऐसी मिले जो देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण बने। पीड़ित परिवार के लोगों को सारी मदद दी जाएगी। इस घटना में जो भी जिम्मेदार या कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति या अधिकारी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं समझता हूँ कि वो लोग पकड़े गए हैं, अब तुरंत प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द इन दोषियों को ऐसी सजा दी जाए कि पूरा देश और दुनिया में उदाहरण बने कि जो इस प्रकार की हैवानियत को अंजाम देते हैं। वहीं सचिन पायलट ने कहा मैं इसे आतंकी हमला मानूंगा और सरकार ने भी कहा है कि इसे एक तरह से आतंकी हमले की नजर से ही देखना पड़ेगा। वहीं बुधवार को बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा राजस्थान सांप्रदायिक सौहार्द वाला शांतिपूर्ण प्रदेश है। यहाँ की गौरवशाला सांझी परंपरा को कायम रखना हम सभी की अहम जिम्मेदारी है। वहीं चरखियादरी में करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया। गबन का आरोप निवर्तमान महिला सरपंच और ग्राम सचिव पर लगा है। चरखी दादरी के पेचोपा कला ग्राम पंचायत में 7 करोड़ 57 लाख से ज्यादा रुपए का गबन सामने आया है। बीडीपीओ की शिकायत पर बाडरा थाना पुलिस ने इस संबंध में निवर्तमान महिला सरपंच और ग्राम सचिव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपियों पर सरकार की ओर से निर्धारित रॉयल्टी राशि को कम कर ग्राम पंचायत को नुकसान और माइनिंग कंपनी को फायदा पहुँचाने का आरोप है। गाँव पेचोपा कला की तत्कालीन सरपंच खजानी देवी, ग्राम सचिव चमन प्रकाश, जिन्होंने आपस में मिलकर के मैसर सैनिक माइनिंग कंपनी के साथ गलत तरीके से समझौता करके ग्राम पंचायत पिपोचा कला को 7 करोड़ 57 लाख 59,500 रुपये की वित्तीय हानि पहुंचाई है। साल 2018 में पिचोपा कला निवासी सुमेध ठेकेदार ने जिला प्रशासन को एक शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया था कि माइनिंग कार्य के लिए कंपनी ग्राम पंचायत को 10% रॉयल्टी राशि के रूप में दे देती है। तत्कालीन सरपंच खजानी देवी और ग्राम सचिव चमन प्रकाश ने 10 की बजाय माइनिंग कंपनी से 1% रॉयल्टी राशि में करार लिया। और यमुनानगर में बिजली निगम में हुए करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मामले की जांच ईडी को सौंप दी गई है। रिपोर्ट आप देखिए। यमुनानगर बिजली निगम में हुए 49 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामले की जांच अब ईडी को सौंप दी गई है। फर्जीवाड़े में अधिकारियों और कर्मचारियों ने कितनी संपत्ति बनाई है, इसकी जांच ईडी करेगी। इसके लिए ईडी ने बिजली निगम के
एसई कार्यालय में संबंधित रिकॉर्ड कब्जे में लिया है। बिजली निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर राजेंद्र कुमार ने बताया कि ईडी की टीम उनके पास आई थी और उन्होंने इस मामले में संबंधित दस्तावेज उनसे प्राप्त किए हैं, जिनमें 4 साल की ऑडिट रिपोर्ट और अन्य कागजात शामिल है। उन्होंने कहा इस मामले में पहले ही 8 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, जिनमें से 2 कार्यकारी अभियंता सहित अन्य कर्मचारियों को पानीपत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें डिपार्टमेंट का एक अकाउंटेंट और एक एलडीसी था जो इसमें केस में ज्यादातर इन्वॉल्व था, जो पूरी टीम के साथ काम कर रहे थे। जांच में पता चला है कि फर्जीवाड़ा करने वाले कर्मचारियों ने राशि जानकारों के खातों में जमा करवाई थी, जिनका बिजली निगम से कोई संबंध नहीं। जिन लोगों के खातों में रुपए जमा होते थे उन्हें थोड़ा बहुत कमीशन देकर रुपए खुद हड़प ले जाते थे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, सोनीपत पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो पुलिस को चकमा देकर एक शातिर चोर फरार हो जाता है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों की राइफल भी लेकर रफू चक्कर हो गया है शातिर चोर। तो चोर का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा था और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस कर्मी के नाक के नीचे से ही उनकी राइफल लेकर फरार हो जाता है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, हैरान कर देने वाला ये मामला है, नाक के नीचे से पुलिसकर्मियों की राइफल चुरा ली जाती है और चोर फरार हो जाता है। जी बिल्कुल दीपशिका, मैं आपको बता दूं सोनीपत के सिविल अस्पताल में यह जो चोर था और चोरी के आरोप में जेल में बंद था, और जो जानकारी मिली है 22 जून को जो मुरथल थाना क्षेत्र में एक टावर से तार चोरी हुए थे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। मुरथल थाना पुलिस है उसने आरके कॉलोनी निवासी अंकित उर्फ पप्पी को गिरफ्तार किया था और 24 जून को जेल भेज दिया था। लेकिन जेल में इसे लगातार दिल की तरफ जो है दर्द रहता था और डॉक्टरों ने इसे 27 जून को सोनीपत सिविल अस्पताल में मेडिकल वार्ड में भर्ती कराया था और आज दोपहर इसका सीटी स्कैन होना था। लेकिन उससे पहले ही जो सुरक्षा कर्मी इसकी सुरक्षा में तैनात था वह कहीं चला गया अपनी राइफल रख के, और उसी का फायदा उठाकर जो अंकित उर्फ पप्पी उसकी राइफल लेकर फरार हो गया है। और फिलहाल पुलिस प्रशासन के पैरों तले की जमीन निकल गई है और हड़कंप मचा हुआ CIA 1-2 सेक्टर 27 थाना और जो सोनीपत की सारी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। लेकिन अभी तक अंकित उर्फ पप्पी का कोई भी निशान नहीं मिल पाया है। इसी के साथ साथ जो सोनीपत के एसपी है वो सोनीपत सिविल अस्पताल के लिए निकल चुके हैं। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी लापरवाही ये भी है कि सोनीपत के नागरिक अस्पताल में एक ही नहीं बल्कि पुलिस चौकी भी बनाई गई है, सोनीपत जो नागरिक अस्पताल के अंदर ही है। उसके साथ साथ सोनीपत से कुछ दूरी पर ही सिक्का कॉलोनी चौकी है और दूसरी तरफ सेक्टर 27 थाना है। ये भी बात है कि पुलिस का देखिए डर तो नहीं है, लेकिन क्या अस्पताल के आसपास के कैमरे खंगाले गए? जी बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बता दूं जिस तरह से चारों तरफ कैमरे लगाए गए हैं उनको खंगाला जा रहा है और उन्हीं के जरिए पता चला है कि अंकित पिछले दरवाजे से मेडिकल वार्ड में जो पिछला दरवाजा उस दरवाजे से राइफल लेकर पुलिस कर्मचारी की फरार हुआ है और पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नितिन अंतिल, पूरी जानकारी आपने दी। तो अस्पताल से शातिर चोर फरार हुआ है, राइफल लेकर फरार हो गया है। पुलिस का दावा है जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा, गिरफ्तारी फिर से की जाएगी। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर। आज से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। तो 8 लाख श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान लगाया गया है और 11 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। अमरनाथ यात्रा की आज से औपचारिक शुरुआत हो गई है। पहलगाम बेस कैंप करीब 10,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। 2 साल बाद शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। बता दें कि अमरनाथ यात्रा 43 दिन तक चलेगी। आज से शुरू हुई यात्रा 11 अगस्त को समाप्त हो गई। 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने की उम्मीद है। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से हर दिन 10-10 हजार श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाएंगे। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाले बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने सभी तैयारियां कर ली है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को जम्मू आधार शिविर से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया। पहले जत्थे में 4,890 श्रद्धालु शामिल हैं। गौरतलब है कि साल 2019 में सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के मद्देनजर यात्रा बीच में ही स्थगित कर दी गई थी। अगली खबर है, यमुनानगर से 2 जुलाई को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा में हरियाणा के शिक्षा मंत्री, यमुनानगर विधायक समेत कई कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। हरियाणा के यमुनानगर जिले में 2 जुलाई को भगवान जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। इस्कॉन कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष साक्षी गोपाल दास और हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राम निवास गर्ग ने बताया
कि यह यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरेगी और शास्त्री कॉलोनी में समापन होगा। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, यमुनानगर के विधायक समेत अनेक कार्यकर्ता और नेता भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होंगे। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 2 जुलाई दिन शनिवार को शाम को 4 बजे रदौर रोड से शुरू होकर भगत सिंह चौक, प्यारा चौक, छोटे मॉडल टाउन से होते हुए शास्त्री कॉलोनी में रात को 8 बजे समापन होगा। रामनिवास गर्ग ने बताया कि ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि जो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होता है, इस रथ यात्रा को खींचता है, उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान धाम का वासी बन जाता है। रजनी सोनी, यमुनानगर, खबरें अभी तक। और झज्जर के नागरिक अस्पताल में डॉक्टर्स न होने से मरीज परेशान है। परिजनों को काफी दिनों तक अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। झज्जर के नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ इलाज करवाने आए लोगों का कहना है कि वो पिछले 1 महीने से लगातार अस्पताल के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन डॉक्टर न होने के कारण उन्हें निराश होकर वापस जाना पड़ता है। मैं होंडा में जॉब करता हूँ, बच्चे को दिखाने लिया हूँ, बच्चे गए, कोई डॉक्टर नहीं फिलहाल। बच्चों का काफी बार हाल यार ये बंद मिलता है, कोई डॉक्टर नहीं यहाँ पे। इसके लिए हमने बेरी जाना पड़ रहा है बच्चों के डॉक्टर के लिए। 3 दिन हो गए अल्ट्रासाउंड के लिए बोले हुए। मैं यहाँ पे लगातार आ रहा हूँ, यहाँ पे ताला बंद है, कोई नहीं मिलता है। 12,000 रुपये लगते हैं। 1,000 रुपये अगर लगाने होते तो मैं वहीं पे इलाज करवा लेता। यहाँ पे फिर लेना भी क्या है। 3 दिन लगातार हो गए, आता हूँ दिन में 3-3, 4-4 बार चक्कर काटता हूँ यहाँ से, लेकिन ताला बंद रहता है। लोगों का कहना है कि बाहर से इलाज काफी महंगा होता है। अगर उनके पास पैसे होते तो वो प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवा लेते। वहीं झज्जर सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स न होने की वजह से मरीज बेहद परेशान हैं। दरअसल यहाँ तैनात कई डॉक्टर लंबी छुट्टी पर गए हुए हैं और मरीजों के इलाज के लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। खबर झज्जर से ही है, जहां बहादुरगढ़ में सीवरेज ओवरफ्लो होने से लोग परेशान हैं। लंबे समय से सीवरेज ओवरफ्लो और पानी निकासी न होने पर महिलाओं के सब्र का बांध टूट गया और महिलाओं ने जाम लगा दिया। बहादुरगढ़ में सीवरेज ओवरफ्लो होने और पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं। गुस्साई महिलाओं ने झज्जर बहादुरगढ़ मार्ग को जाम कर दिया। जाम लगने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं को समझाया और जाम खुलवाया गया। इस दौरान महिलाओं ने करीब आधे घंटे तक यातायात बंद रखा। ऐसा प्रशासन की क्या मजबूरी होगी जो पानी कहीं निकासी नहीं है, ना अधिकारी कोई आके यहाँ देखता, ना कोई अधिकारी काम करवाता। सब ने अपने गाड़ियाँ में बैठे, गाड़ियाँ से नीचे पैर नहीं उतारना। उन जनता से पूछ कर देखो ना जो इतने गंदे पानी में से निकल के जा रही है। बहादुरगढ़ के देवनगर की गली नंबर 5 में पिछले 2 महीने से सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी है। रोजाना सीवरेज ओवरफ्लो होने की समस्या से लोग परेशान हैं। काफी दिनों से समस्या झेल रही महिलाओं के सब्र का बांध टूट गया और महिलाओं ने सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि उच्च अधिकारियों को इस समस्या के संबंध में कई बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अधिकारी उनकी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यमुनानगर जिले में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया जा रहा है। इसके इस्तेमाल पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और चालान के लिए लगभग 20 विभागों के अधिकारियों को सरकार की तरफ से अनुमति दी गई। 1 जुलाई से यमुनानगर जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जा रही है, जिसके चलते 19 वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर ये रोक लगाई जाएगी। प्लास्टिक की डंडियों वाले ईयरबड्स, प्लास्टिक के झंडे, आइसक्रीम की डंडी, मिठाइयों के डब्बे पर लगने वाली पॉलिथीन और अन्य ऐसी कई चीजें हैं जिन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। पॉलिथीन रोकथाम अभियान के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति पॉलिथीन का इस्तेमाल करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और चालान भी काटे जाएंगे। एनक्रोचमेंट को लेकर के हमने पिछले 1 हफ्ते से बड़ा सघन अभियान छेड़ा हुआ है। उसके तहत निगम की भी अपनी अपनी तैयारियां हैं। बाकी अदर जो डिपार्टमेंट की आज नोटिफिकेशन हुई है वो भी मिलकर के काम करेंगे। इसे लेकर अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ साथ नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी, सचिव, नगर पालिका समितियों के सचिव, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी क्षेत्रीय अधिकारी, बीडीओ के साथ साथ अन्य कई विभागों के अधिकारियों को चालान काटने की अनुमति दी गई है। उधर सोनीपत में तेज रफ्तार का कहर देखा गया। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जखोली टोल प्लाजा के पास बड़ा हादसा हो गया। 9 मजदूरों को लेकर आ रखी मारुति इको कार एक सड़क किनारे खड़ी ट्रक से जा टकराई, जिसमें 2 मजदूरों की जान चली गई।
सोनीपत से गुजरने वाले ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जखोली टोल प्लाजा के पास बड़ा हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से धान लगाने के लिए 9 मजदूरों को लेकर आ रही मारुति इको कार एक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें कार सवार 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 को चोटें आई हैं, जिससे 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं मृतकों के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया है, जबकि घायलों को रोहतक और कानपुर पीजीआई रेफर किया गया। वहीं सोनीपत पुलिस अब इस हादसे की गंभीरता से जांच कर रही है और पुलिस ने सड़क किनारे खड़े ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं हादसे के बाद से ट्रक ड्राइवर मौके से फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए सोनीपत पुलिस ने प्रयास तेज कर दिए। ओवरलोड होने की वजह से हम इसे शिफ्ट ना करा पाए, लेकिन हमने पूरी सेफ्टी प्रोवाइड की थी इससे। और रात में जब ये ट्रक खाली हुआ है तब भी सेफ्टी लगी हुई थी। डोंट नो क्या हुआ है, लेकिन ये गाड़ी ओवर स्पीड चल रही थी जब इसलिए इसका एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। और चलिए अब बात करेंगे हिमाचल की, जहां धर्मशाला के दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर रहने वाले हैं। तो महिला यात्रियों के लिए योजना का शुभारंभ किया गया। महिला यात्रियों को किराए में 50% छूट दी गई है। तो आपको बता दें आज उनका धर्मशाला का ये दौरा है और साथ ही यहाँ महिला यात्रियों के लिए योजना का शुभारंभ उनकी ओर से किया गया। महिलाओं को जो किराए में 50% की कटौती की गई है, उनके साथ वर्चुअल भी सीएम का जुड़ने का कार्यक्रम है। तो नारी को नमन राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत की सीएम जयराम ठाकुर ने। बस में यात्रा भी उनकी ओर से की गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बस में यात्रा की है सीएम जयराम ठाकुर ने। हिमाचल की महिलाओं के लिए वाकई बड़ी सौगात, 50% किराए में छूट दी गई है राज्य सरकार की ओर से। ये ऐलान किया गया था और अब शुभारंभ किया गया है सीएम जयराम ठाकुर की ओर से। धर्मशाला वो पहुंचे। कार्यक्रम में जिसका हमने नाम नारी को नमन, नारी को नमन का अभिप्राय यह है कि जीवन से मृत्यु तक हम उनके ऋण को कभी चुकता नहीं कर सकते। मां के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, जिस प्रकार। वहीं राजधानी दिल्ली में बरसात से मौसम सुहाना हो गया है और साथ ही कई जगहों पर जलभराव की समस्या भी हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से बारिश हो रही है। कई हिस्सों में तो तेज बारिश हुई। इसकी वजह से यहाँ मौसम सुहाना हो गया और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश राहत के साथ ही कई परेशानियां भी लेकर आती है। सबसे बड़ी परेशानी ट्रैफिक की। तमाम तैयारियों के बावजूद भी जगह जगह जलभराव से ट्रैफिक की समस्या आखिरकार बन ही गई। इस बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से असुविधा से बचाने के लिए अलर्ट जारी किया। ट्रैफिक अलर्ट में मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखकर यात्रा करने की सलाह दी गई। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश समेत तेज हवाओं और गरज के साथ भी बारिश हो सकती है। ऐसा पूरी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रहेगा। यात्रियों को इसके मुताबिक अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी जाती है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अनुसार दिल्ली एनसीआर में वीरवार को बादल छाए रहेंगे और सामान्य दर्जे की बारिश का अनुमान है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। फिलहाल दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो दिल्ली समेत उत्तर भारत में बरसात का सिलसिला जारी है, क्योंकि मानसून दस्तक दे चुका है। गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली है। इसी के साथ बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही।